नवीद भाई, आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें आवाज हम। थोड़ी सी कम आ रही है जिम भाई आपकी। अब ठीक आ रही है सर आपको? जी जी, आप सही आ रही। अच्छा जी। आज हम पढ़ेंगे जिस तरह हमने मेमोरी का आर्किटेक्चर पढ़ा था, जिसमें जो है वो हमारा इंस्टेंस बेसिकली जो मेमोरी में रिजाइड करता है उसके एसजीए पढ़ा था, एसजीए के कंपोनेंट्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड प्रोसेसेस वगैरह पढ़े थे, ठीक है। जी उसके बाद हमने जो है वो लिसनर के बारे में पढ़ा कि लिसनर कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। तो आज नवीद भाई जो हमारा पार्ट हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा होता है, आज हम जो है वो उसको कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है। स्टोरेज आर्किटेक्चर जो बेसिकली है ना उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास एक तो लॉजिकल टाइप चीज़ें थी, जिसमें हमारे पास टेबल स्पेसेस लॉजिकल हैं, एक्सटेंट लॉजिकल हैं, ठीक है। अच्छा जी। और हमारे पास डेटा ब्लॉक्स जो है वो फिजिकल चीज़ें हैं, डेटा फाइल्स फिजिकल चीज़ें हैं, ऑनलाइन रीडो लॉग फाइल्स, अंडू लॉग फाइल्स, ये सारी फिजिकल चीज़ें, ठीक है। सही है। ये चीज़ें हम तो पढ़ेंगे। कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल एंड डेटा फाइल फिजिकल है। जी बिल्कुल। अब मैं आपको कनेक्ट करके जो है वो फिजिकली दिखाता हूँ। एस माइनस रूट। और रूट जो है वो और सिस यूजर है। ओएस का सुपर यूजर जो है वो रूट है, और डीबी का सुपर यूजर सिस है, और सिस के पास सिस डीबी का प्रिविलेज होता है, ठीक है। और उसके बाद जो लेस लेस प्रिविलेज यूजर है वो है सिस्टम, उसके पास डीबीए का प्रिविलेज होता है, ठीक है। और अदर यूजर्स थे हमारे पास, जिस तरह हमारे पास सिसमैन, डीबीएसएन, एमपी, ये सारे एंटरप्राइज मैनेजर के लिए जो है वो यूज होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया नवीद भाई? अच्छा जी। स्टोरेज आर्किटेक्चर में 192.168.154.128। अच्छा जी। हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली थी, ठीक है। अच्छा, जी अगर हमने देखना हो कि हमारी डेटा फाइल्स किस जगह पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ठीक है। आपको जल्दी से देखना है, ठीक है। एक हमारे पास डेटाबेस के अंदर व्यू मौजूद होता है, वी डॉलर साइन डेटा फाइल, ठीक है, वो देखते हैं। एसक्यूएल प्लस स्लैश एसएस डीबीए, ठीक है। select open underscore mode from v dollar sign डेटा ओपन है, ठीक है जी। हमारे पास व्यू मौजूद होता है, डिस्क्राइब करते हैं वी डॉलर साइन डेटा फाइल के नाम से, ठीक है। जी जी। अब इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है वो फाइल नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन टाइम, ठीक है। डाटा फाइल कब क्रिएट की थी, स्टेटस उसका जो है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। हम्म। ये चीज़ें वगैरह हम इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। शो पैरामीटर डीपी अंडरस्कोर रिकवरी पैरामीटर डीपी अंडरस्कोर रिकवरी। आर1 टारगेट स्लैश रिपोर्ट स्कीमा। अभी हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट जो टेबल स्पेसिस क्रिएट हुई थी, उनमें मैंने आपको सिस्टम का बताया था, ठीक ठीक है। यूजर है नंबर। ओके। ठीक है, सिस्टम की टेबल स्पेस थी जिसके अंदर हमारे डेटा डिक्शनरी के व्यूज वगैरह, डेटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। सिस ऑक्स की टेबल स्पेस थी, ठीक है, जो कि हमारे ऑक्सिलरी यानी कि एंटरप्राइज मैनेजर की कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, ठीक है।
अंडू, जिसमें अंडू लॉग फाइल्स हमारे पास आती हैं। कितनी अंडू लॉग फाइल्स हैं? एक अंडू लॉग फाइल है, ठीक है। ठीक है। सिसऑक्स में भी जो है वो बाय डिफॉल्ट वो टेबल स्पेस क्रिएट होती है, और उसमें हर एक में जो है वो एक एक डाटा फाइल ऐड करता है वो खुद ही। ठीक है। यूजर्स की है, जिसके अंदर हम यूजर्स का डाटा रखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये यूजर्स मौजूद हैं डीबी में। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो सैंपल नहीं था, एचआर का यूजर, इस जी तरह। जी, स्पॉट और एचआर और ये वो सारे। जी बिल्कुल। और फिर हमारे पास एग्जाम्पल की है, ये हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, कोई यूजर नया बनाना है, उसको हम ये एग्जाम्पल की टेबल स्पेस जो है एलोकेट कर देंगे। और एक हमारे पास होती है टेम्पररी टेबल स्पेस, उसमें भी ये देखें एक डाटा फाइल उसने डिफॉल्ट ऐड की हुई। टेम्पररी किस लिए यूज होती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई एक क्यूरी लिखी हुई है जो कि प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है, सॉर्टिंग कर रही है, ठीक है, डाटा को इन अ सॉर्टेड वे जो है वो प्रोसेस कर रही है। तो ये सारे काम किस में हो रहे होते हैं? ये सारे काम टेम्प डाटा फाइल के अंदर हो रहे होते हैं जब डेटाबेस हमारी ओपन होती है। अब ये फाइल्स जो हैं वो ओरेकल ऐप, ओरेकल ओरा डाटा एसजी टेस्ट के अंदर फिजिकली मौजूद हैं डाटा फाइल्स, ठीक है। ठीक लेकिन टेबल स्पेस जो है वो एक लॉजिकल चीज है, ठीक है। अब है। आपको फर्क पता चल गया? मैं आपको सही है। जाके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सीडी स्लैश ओरेकल ऐप, ओरेकल ओरा डाटा एस जी टेस्ट, ठीक है, एल एस माइनस एल टी आर एच। ये देखिए ये फाइलें फिजिकली ओएस के ऊपर मौजूद हैं। कंट्रोल फाइल हमारी हो गई, रीडो लॉग फाइल हो गई, सिसऑक्स की डाटा फाइल हो गई, टेम्प टेबल स्पेस की डाटा फाइल हो गई। डाटा फाइल्स आर इज अ फिजिकल थिंग, ठीक है। हम्म, ठीक है। और लॉजिकल हमारे पास क्या होता है? लॉजिकल हमारे पास जिस तरह हो गया टेबल स्पेस हो गया, एक्सटेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें लॉजिकल है, ठीक है। ठीक है। टेबल का डाटा किस तरह स्टोर होता है, ठीक है। टेबल के अंदर होता क्या है? टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम्स होते हैं एंड रोज होती हैं, ठीक है। ठीक तो है। डाटा किस तरह स्टोर होता है? रोज एंड कॉलम डाटा में। स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज, ठीक हम्म। है। हम्म। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम्म। उस टेबल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंट साइज क्या होगा? हम्म। 64K, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो ओरेकल ब्लॉक का साइज है, एक्सटेंट के अंदर ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक का हम्म। साइज है 8K, ठीक है। हम्म। तो 64 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 8 ब्लॉक्स उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका टेबल साइज बड़ा है, ठीक है, हम्म। टेबल साइज बढ़ेगा मतलब है जी उसके अंदर जो है वो एक्सटेंट साइज हमने बढ़ाना है। तो क्या हम ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। हम क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट के अंदर ही एक कीवर्ड लगाते हैं एक्सटेंट साइज का, ठीक है। हम्म। उधर हम डिफाइन कर सकते, ये किसी पी फाइल में नहीं डिफाइन करते, ये हम उस टेबल क्रिएट के स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं कि भाई तुम्हारा एक्सटेंट साइज होगा 2 MB, ठीक है। ठीक मैक्सिमम है। लार्ज केस में जो है वो 2 MB रखा जाता है, यानी कि 2 MB डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितने ब्लॉक एक एक्सटेंड के अंदर आ गए? 256 ब्लॉक्स, ठीक है। इसका फायदा क्या हो जाता है कि जो है वो फॉर एग्जांपल एक टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसकी बहुत सारी रोज एक ही एक्सटेंट के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। मतलब वो हम्म। मल्टीपल एक्सटेंट्स के अंदर उसका डाटा नहीं पड़ा हुआ, एक ही एक्सटेंट के अंदर बहुत सारी रोज हम स्टोर कर सकते हैं। लार्ज हम्म। एक्सटेंट का फायदा ये हो जाता है, ठीक है। हम्म। लार्ज एक्सटेंट का एक और फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट हुआ, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट हुआ, ठीक है। अभी मैं छोटे की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। वो फुल हो गया, दोबारा रिक्वेस्ट आ जाएगी कि यार मुझे एक और एक्सटेंड दो। दोबारा रिक्वेस्ट आ गई, दो रिक्वेस्ट हो गई, फिर फुल हो हम्म। गया, फिर रिक्वेस्ट आएगी यार मुझे तीसरा एक्सटेंड दे दो, ठीक है। हम्म। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है ना, वो साइज हमारे पास टेबल का जो है वो जीबीज में भी जाता है, टीबीज में भी जाता है, पेटाबाइट्स के अंदर भी जाता है, ठीक है। तो हम्म। ये डिपेंड करता है। तो अब एक्सटेंड साइज छोटा है तो बार बार रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, डीबी के अंदर आईओ ज्यादा होंगे, ठीक है, हम्म। और परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं। तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? लार्ज एक्सटेंड साइज करते हैं कि बार बार स्पेस एलोकेशन, यानी कि मुझे एक्सटेंड दो, मुझे एक्सटेंड दो, इसकी रिक्वेस्टें कम हो जाएंगी, ठीक है, और हम्म। परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, तो ठीक यानी है। कि आप जब काम कर रहे होंगे डीबी में, तो जी आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है वो
टेबल के अंदर स्पेस बढ़ाने की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप फिर खुद जी ही आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वाला टेबल बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है और इसके अंदर बार जी, बार इसका एक्सेस बढ़ाने की रिक्वेस्ट आ रही है, तो फिर ये आप आप नहीं खुद ही। करते, डीबीएस टेबल क्रिएट नहीं करते, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए, डीबीए को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हम्म। टेबल क्रिएट कर रहा होता है डेवलपर, ठीक है, अच्छा। जो कोडर है, ठीक है, जो क्यूरी राइट करता है, ठीक है। हम हम्म एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। हम्म। हमने अपनी AWR ASH ADDM देखनी है कि यार परफॉर्मेंस स्लो हो रही है, कौन सा टेबल है, ठीक है। हम उसका स्क्रिप्ट निकालेंगे, हम उसको कहेंगे भाई तूने एक्सटेंट साइज ही छोटा रखा हुआ है, ओके। डीबी ने तो जवाब देना ही देना है, ठीक है, तो तुम इसको ठीक करो। हम नहीं कोड को छेड़ते, ठीक है, क्योंकि ओके। एप्लीकेशन लॉजिक का हमें आइडिया नहीं लेकिन होता, हमें वो हम सिर्फ क्वेरी ये रीड करनी आनी चाहिए कि जिससे हमें पता हो कि हाँ भाई कि एक्सटेंड का साइज छोटा दिया हुआ है, तो रीड एटलीस्ट हमें करनी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हमें आनी चाहिए। अच्छा जी, हम्म हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एसक्यूएल प्लस स्लैश सिस डीबीए, ठीक है, HR के स्कीमे में करते हैं। हम्म। अच्छा, अभी मैं कौन से यूजर जी आवाज नहीं आ रही है जिम भाई। हमने एसक्यूएल प्लस स्लैश SSDBA किया, हम किस यूजर से कनेक्ट हुए, सिस यूजर से। ठीक है। अच्छा, अगर हमने इसी प्रॉम्प्ट के ऊपर किसी और यूजर से कनेक्ट होना है, उसका तरीका ये होता है, कौन यूजर नेम स्लैश पासवर्ड, ठीक है। ये देखें अब हम किससे कनेक्ट हो गए। ठीक है। HR से, हम्म ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल T1, ठीक है जी। ID, ये कॉलम नेम होता है, ठीक है। और हम्म। उसके आगे उसकी होती है, हर कॉलम की एक डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप मतलब कि किस टाइप का खैर डेटा के जो है टू। वो इस कॉलम के अंदर आएगा। मतलब अगर हम नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर टाइप ऑफ डेटा आएगा, अगर टेक्स्ट देंगे तो ABCD इस टाइप ऑफ डेटा आएगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स में देना चाहते हैं तो वारचार, मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ये डेवलपर का काम होता है, हम वैसे हमें हाउ नाउ होनी चाहिए, ठीक है। जी जी मुझे तो पता है इसके आई बारे अच्छा जी, ID नंबर कॉमा नेम। अब वारचार जो है वो करेक्टर को भी सपोर्ट करता है और नंबर को भी सपोर्ट करता है। में। ठीक है। वारचार कि जी, वार चार क्यों दे रहे हैं, वार चार टू क्यों नहीं दे रहे? वारचार टू दे देते हैं। वारचार और वारचार टू में जो है वो फर्क मैं आपको बता देता हूँ, इधर से देख लेते हैं। वारचार जो है वो स्टोर कर सकता है 200 बाइट्स ऑफ करेक्टर, यानी कि फॉर एग्जांपल ABCDEF, ये 200 बाइट तक अगर चला गया, 200 बाइट तक ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वारचार टू जो है वो 4000 तक कर सकता है। ठीक है। समझ रहे हैं, मतलब हम्म। फॉर एग्जांपल A 1 बाइट का है, ठीक है। बी B ये कितने हो गए, 2 बाइट हो गए। तो ये 4000 तक हम करेक्टर जो है ना वो एक कॉलम नेम, एक कॉलम के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जी। ये फर्क है वारचार वारचार टू नहीं में। लेकिन अच्छा जी, एक वार इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। वॉजिम भाई देखिए बैक जाएं। जी इम्पोर्टेंट पार्ट आगे ये बता रहा है कि वार्चा टू जो है ना वो अगर सपोज 2000 बाइट्स के कैरेक्टर का तक ले सकता है। अगर आपने डाले 1000 बाइट तक के कैरेक्टर, तो रिमेनिंग 1000 बाइट भी वो नल वैल्यूज की भी स्पेस ले लेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल वार्चा टू यूज करते हैं तो वो सिर्फ जितने आपने 1000 यूज किए हैं उतने ही लेगा, बाकी स्पेस यूज नहीं करेगा। तो वार्चा बिल्कुल टू इज स्मार्ट। बिल्कुल, वारचार टू इज स्मार्ट। अच्छा जी, 20 तक करे, सिर्फ 20 तक हमने करना है, और ये हमने टेबल इसमें क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब एक चीज नोट आपने करनी है, अब टेबल क्रिएट हो गया, यानी कि एक सेगमेंट हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसको एक्सटेंट एलोकेट हो जाना चाहिए। हमने पीछे पढ़ते हैं कि जी
जैसे ही टेबल क्रिएट होता है उसको एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं जी। हमारे पास एक व्यू होता है यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स के नाम से, या डीबीए अंडरस्कोर सेगमेंट्स के नाम से, या आल अंडरस्कोर सेगमेंट्स के नाम से। डीबीए अंडरस्कोर सेगमेंट का व्यू सिस यूजर देख सकता है। ठीक है। यूजर का वो करंट यूजर भी देख सकता है, लेकिन और सिस भी देख सकता है। ठीक है। और आल हम्म। जो है वो सिस तो देख ही सकता है। ठीक है। लेकिन हम्म। यूजर भी स्पेसिफिक जिसको ग्रांट्स हैं वो देख सकता है। तो हम अभी करंटली एचआर के लिए कौन सा यूज करेंगे, हम करेंगे यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स। टेबल का अगर साइज देखना हो ना, कि उसको एक्सटेंट कितना है, बेसिकली एक्सटेंट एलोकेटेड है ना, कि उसका साइज हम्म। कितना है, तो हम कौन से व्यू को एक्सेस करेंगे, यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स को। ठीक है। डेस्क करते हैं जी यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा जी, इसमें है जी सेगमेंट नेम। हम करेंगे जी सिलेक्ट सेगमेंट अंडरस्कोर नेम। हम्म। अच्छा जी। और ये कौन सी टेबल से इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये भी इसमें है कॉलम। ठीक है। उसके अलावा जो है एक होगा इनिशियल एक्सटेंट। इनिशियल एक्सटेंट मतलब इसको जो है एक्सटेंट जो इनिशियली एलोकेट हुआ है वो कौन सा है। ठीक है। हम्म। इसके अलावा जो है वो इधर होगा साइज देखने के लिए बाइट्स। बाइट्स। ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये बाइट्स में बताता है। ठीक है। अगर हमने हम्म। इसको किलो बाइट्स में देखना है या एमबीज में देखना है, ठीक है, बाइट्स के बाद आएगा किलो बाइट, देन एमबीज, देन मेगाबाइट, देन जो है वो जीबीज। ठीक है। तो हम्म। हमने केबीज में देखना है, इसको एक दफा डिवाइड डिवाइड कर देंगे 1024 से। ठीक हम्म। है। एक किलो 1 केबी के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है। तो हम ठीक ये है। इसको डिवाइड कर देंगे 1024, यानी कि हमें केबी दिखा दे फ्रॉम फ्रॉम हम्म। यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट। यूजर अंडरस्कोर सेट लाइन 500। ये लाइन ये मतलब अब सॉर्टेड वे में नहीं है, मतलब हमें जो है वो सही समझ नहीं आ रही है क्या इसने आउटपुट दे दी है। ठीक है। इसलिए हम्म। हम इसकी अब सेटिंग कर रहे हैं, पेज की सेटिंग, सेट लाइन 500। ठीक है। और अब हम जो है वो कॉलम की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। कॉल हमने सेगमेंट अंडरस्कोर नेम फॉर्मेट 820। ठीक है जी। अब ये हमारे हम्म। पास सेगमेंट्स नेम यानी कि ये टेबल्स हैं, इन टेबल स्पेसिस में पड़े हुए हैं। ठीक है। और ये हम्म। इनके साइजेस हैं। ठीक है। अब हम्म। हमारे पास इधर वो हमने किस नाम से बनाया था, T1 के नाम से। जी। T1 के नाम से वेयर सेगमेंट नेम इज इक्वल्स टू T1। अब इधर हमारे पास T1 शो नहीं करवा रहा। हम्म। ठीक है। ठीक है। हमें वो क्यों नहीं शो करवा रहा, क्योंकि 11G के अंदर एक पैरामीटर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है शो पैरामीटर डेफर्ड। अच्छा जी, इसमें नहीं दिखाएगा, एग्जिट करते हैं। शो पैरामीटर शो पैरामीटर डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन शो पैरामीटर। क्या ये
अच्छा जी, एक पैरामीटर है डीबी के अंदर डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन, ठीक है, हम्म। ये नाम है उसका, ठीक है। ये बाय हम्म। डिफॉल्ट 11G डेटाबेस के अंदर, 11G वर्जन के अंदर और 12C उससे आगे वाले वर्जन में ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ठीक है, जब अब अभी हमने टेबल क्रिएट किया, उसको एक्सटेंट एलोकेट नॉर्मली हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं उसको एलोकेट हुआ, ये हम्म। पैरामीटर ट्रू है। ये पैरामीटर ट्रू का मतलब ये है कि जब भी उस टेबल में पहली रो इंसर्ट होगी ना, ठीक है, ओके। जब पहली रो उसमें इंसर्ट होगी, देन वो उसको एक्सटेंट एलोकेट करेगा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है ओरेकल की सीबल, ठीक है, वो सीआरएम सोल्यूशन है बेसिकली। उसमें क्या है कि जिस तरह जैज के फ्रेंचाइजीज पे लोग जाते हैं अपना आईडी कार्ड लेके वो सिम लेते हैं, ठीक है, वो इस टाइप का सोल्यूशन है सीबल एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत बड़ा हम्म। सोल्यूशन है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स हैं, ठीक है। अब हम्म। फॉर एग्जांपल वो सीबल एप्लीकेशन हमने डेटाबेस के ऊपर डिप्लॉय करनी है, ठीक है। पहले टेबल हम्म। क्रिएट होंगे, ठीक है, टेबल क्रिएट होंगे, उनको स्पेस एलोकेट होगी, टाइम लगेगा, स्पेस एलोकेशन में टाइम लगेगा, ठीक है, फिर उसमें डाटा इंसर्ट होगा, फिर टाइम लगेगा। तो ये पैरामीटर ओरेकल ने डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन का इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब टेबल क्रिएट हो तब टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी टेबल क्रिएट हो जाए, स्पेस एलोकेशन में टाइम बच जाए। जब रोज इंसर्ट हो फिर स्पेस एलोकेट होती जाए। दैट्स द रीजन कि ये वाला पैरामीटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम जो है वो उस टेबल के अंदर एक रो इंसर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि उसको एक्सटेंट एलोकेट हुआ या नहीं हुआ। हम्म। ठीक है जी। अच्छा जी, कनेक्ट करते हैं हम HR/HR। insert into P1। वैल्यूज क्या थी जी, हम दे देते हैं ID 1 कर दो और नाम कर दो ABC कर दो, लेकिन जो करेक्टर है वो आएगा सिंगल कॉमा के अंदर। ओके। कमिट करते हैं जी, ठीक है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम P1, ठीक है जी, रो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। हम्म। अब हम वही वाली क्यूरी दोबारा करते हैं सेगमेंट वाली, कि हमें पता चले कि इस टेबल को एक्सटेंट एलोकेट अब हुआ है या नहीं, पहले नहीं हुआ था ना, अब चेक करते हैं। हम्म। सिलेक्ट सेगमेंट अंडरस्कोर सिलेक्ट सेगमेंट नेम, टेबल फेस नेम, इनिशियल एक्सटेंट वर्ड्स केवी। अच्छा जी, यहाँ पे अब टेबल हमारे पास ये देखें, ये टेबल आ गया हमारा हम्म। T1, ठीक है, पहले नहीं था, अब इसको एक्सटेंट एलोकेट हो गया है, यानी कि डिफॉल्ट एक्सटेंट साइज क्या है, 64K, ठीक है। हम्म। इसको 64K स्पेस एलोकेट कर दी हम्म। उसने, ठीक है, ये चीज थी। अब इसमें हमें एक चीज पता चल गई कि 11G के अंदर ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन उसको स्पेस एलोकेट नहीं होती, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ पैरामीटर डेफर्ड सेगमेंट क्रिएशन विच इज बाय डिफॉल्ट ट्रू, ठीक है। ड्यूरिंग ओके। टेबल क्रिएशन उसको स्पेस एलोकेट, यानी कि स्पेस एलोकेशन का मतलब कि उसको एक्सटेंट एलोकेट नहीं होगा। जब हम्म। पहली रो इंसर्ट हो जाएगी देन उसको एक्सटेंट एलोकेट होगा, देन उसको स्पेस एलोकेट होगी। ठीक है, ठीक है और जी। वो स्पेस कितनी होगी वो हम
साइन करेंगे? स्पेस जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड साइज पे डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड साइज जो है वो 64 के होता है, वरना हम टेबल क्रिएशन के स्क्रिप्ट के अंदर डेवलपर क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड साइज 2 MB दे देते हैं। ठीक है, और यानी कि इनिशियली फिर उसको जब भी पहली रो इंसर्ट होगी उसको 2 MB असाइन कर दिया जाएगा। इंस्टेड दो ऑफ एम बी 64 भी टू मतलब एम कि बी आ उसको बिल्कुल फिर उस टेबल को के लिए जो एक्सटेंट डेटा फाइल के अंदर बनेगा ना, लॉजिकली जो हम्म, पड़ा होगा वो 2 MB का पड़ा होगा। ठीक है, वो 2 MB वाला ही उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जब वो डाटा इंसर्ट करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो। वो ज्यादा डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकता है एक एक्सटेंट के अंदर, बार बार स्पेस एलोकेशन की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है। ठीक है, इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का टाइम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, हम्म, डिप्लॉयमेंट का मतलब है किसी चीज पे डिप्लॉय कर देना चीज को। ठीक है, डेटाबेस ठीक के ऊपर जाहिर बात है एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, एप्लीकेशन के जितने टेबल हैं, ओरेकल डेटाबेस, RDBMS है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि टेबल डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। ठीक है, वरना हम्म, डेटाबेस के अंदर टेबल ही है और टेबल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रोज डाटा स्टोर होना है। ठीक है, एप्लीकेशन हम्म, अपने टेबल बनाने हैं। ठीक है, ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन उसको स्पेस एलोकेशन की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी डीबी को, डीबी जो है वो टेबल्स क्रिएट कर देगी। जब रोज इंसर्ट होंगी तब रिक्वेस्ट जाएगी स्पेस एलोकेशन की। तो हम्म, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फास्ट हो गई। ठीक ओके। है, एक तो ये डाटा डीबीए ने फायदा दिया एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट वाली टीम को, एप्लीकेशन टीम को। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात सेगमेंट्स की, हमने के सेगमेंट किस तरह क्रिएट होता है, उसको स्पेस कब एलोकेट होती है, लॉजिकल चीज़ें क्या हैं और फिजिकल चीज़ें क्या हैं। अच्छा, एक होता है हमारे पास डेटा ब्लॉक। हम्म, ठीक है, हाँ, एक्सटेंट के अंदर हमारे पास डेटा ब्लॉक होता है, हमने पढ़ा। ठीक है, उसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, 8 KB। ठीक है, अब उस डेटा ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, उस 8 KB के एरिया के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर एक पोर्शन होता है, उसको कहते हैं ब्लॉक हेडर। ठीक है। ठीक है, उस हेडर के अंदर क्या होता है कि ब्लॉक का साइज क्या है। ठीक है, रोज मेरे पास कितनी है, रोज की लेंथ कितनी है, ठीक है, रो आईडी वगैरह क्या है। ठीक है, ये सारी हम्म, चीजें जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक के हेडर के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ठीक एक ब्लॉक का पार्ट होता है जिसको कहते हैं रो डाटा। ठीक है। रो डाटा, रो डाटा हम्म, से हमें सिंपली यही पता चल रहा है कि जो डाटा उसके अंदर है, मतलब रोज जो है, बेसिकली रोज के अंदर डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको ठीक है। रोज को बेसिकली वो डाटा बोल रहा है। तो वो पोर्शन कौन सा हो गया, वो हो गया रो डाटा। ठीक है, ठीक है। और हर ब्लॉक के अंदर बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी जाती है। ठीक है, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्री स्पेस। ठीक है, ये भी पैरामीटर जो है वो इसका होता है PCT फ्री। हम्म, और सॉरी, ये भी जो है ना, जब टेबल क्रिएट कर रहा होता है ना डेवलपर, जिस तरह हम्म, इनिशियल एक्सटेंट जो है उसने पी फाइल में नहीं हम डिफाइन करते, जिस तरह इनिशियल एक्सटेंट उसने टेबल क्रिएशन के स्क्रिप्ट में लिखा है ना एक स्विच, ठीक है, इसी ठीक। तरह जो है वो PCT फ्री का भी वो उसी में डिफाइन करता है। अगर वो डिफाइन नहीं करता तो हर ब्लॉक के अंदर 10% जो स्पेस है, यानी कि 8 का 10% जो होगा वो फ्री छोड़ा जाएगा। ठीक है, हम्म, वाइल क्रिएटिंग अ टेबल। और ये पैरामीटर फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है PCT फ्री जो है आप पी फाइल में डिफाइन करते हो, ये SP फाइल में डिफाइन करते हो, कहाँ डिफाइन करते हो, तो आपने कहना है कि ये टेबल क्रिएशन के स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है कि PCT फ्री कितना छोड़ा जाएगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप बोल रहे हैं कि 10 KB होता है? 10%। 10% होता है, ओके। हाँ जी, ब्लॉक का साइज 8 KB, उसमें से एक पोर्शन आ गया हमारे, अब ब्लॉक को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ब्लॉक को एक डिवीजन में सबसे ऊपर उसका आ गया ब्लॉक हेडर, फिर रो डाटा आ गया, फिर उसमें फ्री स्पेस थोड़ी सी, किसी भी ब्लॉक को 100% फिल नहीं किया जाता, उसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। ठीक है।
बाय डिफॉल्ट 10% फ्री होती है स्पेस, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, अब हमारे पास टेबल स्पेसिस और डेटा फाइल्स को हम डिस्कस कर लें, ठीक है। ठीक है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल स्पेसिस हो सकती हैं, ठीक है। हम्म। टेबल स्पेसिस के अंदर मल्टीपल डेटा फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन एक डेटा फाइल एक टेबल स्पेस का पार्ट होगी, ठीक है। ठीक है। यानी कि वो डेटा फाइल अगर यूजर्स टेबल स्पेस की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम्पल से भी बिलोंग करती है। ठीक है। वो उसी की है जिस टेबल स्पेस की वो है, ठीक है। ठीक है। एक से ज्यादा डेटा फाइल्स हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। डेटा फाइल कैन बिलोंग टू ओनली वन टेबल स्पेस। ठीक डेटा है। फाइल बेसिकली स्टोरेज एरिया है। डेटा किसमें जाके फिजिकली स्टोर हो रहा है? डेटा फाइल के अंदर ही डेटा हो रहा है, फाइल ठीक का। है। ठीक अब है। टेबल स्पेसिस की दो टाइप्स हैं। ठीक है। एक होती है डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस, एक होती है लोकली मैनेज्ड टेबल स्पेस। ठीक अब है। इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस जो है वो हमारे पास 11G से पहले 8 आई 9 आई में थी, ठीक है। उसमें क्या होता था कि एक टेबल क्रिएट होता था। जब हम टेबल स्पेस क्रिएट होते थे तो डेटाबेस के अंदर, डेटा डिक्शनरी के अंदर एक टेबल क्रिएट होता था जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी कि इस टेबल स्पेस के अंदर जो डेटा फाइल क्रिएट की गई है, ठीक है, हम्म। उसके पास कितने एक्सटेंट हैं, ठीक है। हम्म। उन एक्सटेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो इस FET_, टेबल का नाम है, ये नाम है, जी आवाज कम हो गई। ये टेबल का नाम था, ठीक है। हम्म। FET $, इस नाम से टेबल क्रिएट होता था इसका। ये डेटा डिक्शनरी में रखा जाता था। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती थी? इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी कि मेरे पास जो डेटा फाइल्स हैं, मेरी डेटा फाइल के पास कितने नंबर ऑफ एक्सटेंट हैं, कौन सा हम्म। एक्सटेंट किसको एलोकेटेड है, ठीक है। एक्सटेंट की इंफॉर्मेशन, एक्सटेंट की एलोकेशन, डी एलोकेशन, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो FET टेबल में मौजूद होती थी। अब इसका हम्म। नुकसान क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल, एक मैं यूजर हूँ, एक आप यूजर हैं, एक टेबल स्पेस, अब 10 यूजर्स को साइन है, ठीक है। उस पर 10 रिक्वेस्टें आई कि यार 10 यूजर टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब हर हम्म। टेबल के लिए जाहिर बात है वो स्पेस एलोकेशन की रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। अब 10 जा रही हैं, एक टेबल है बेचारा जिसमें इंफॉर्मेशन है, तो वो सारा लोड जो है वो बहुत ज्यादा इस टेबल पे पड़ रहा था, FET $ टेबल पे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के इश्यूज आते थे, ठीक है। हम्म। उसके बाद इन्होंने टेबल स्पेसिस बनाई, लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस, ठीक है। ओके। उसमें क्या हुआ कि उस लोकली मैनेज टेबल स्पेस के अंदर जो डेटा फाइल क्रिएट होगी, उस डेटा फाइल का एक हेडर होगा, ठीक है। उस ठीक है। हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन है कि जी मेरे पास, अब उन्होंने बिट्स की फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी शुरू कर दी। बिट्स का मतलब है 0 या 1, यानी कि मेरे पास डेटा फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ एक्सटेंट्स हैं वो उसने कैलकुलेट कर लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 10 एक्सटेंट है, ठीक है, एक डेटा फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। अब हम्म। एक टेबल क्रिएट हुआ, रिक्वेस्ट गई, वहां पे उसको बिट शो हुआ 0, यानी कि ये हम्म। वाला एक्सटेंट फ्री है, ये एलोकेट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो उसको एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट एक्सटेंट पे गया, फॉर एग्जांपल वो किसी और टेबल को असाइन किया गया, उसकी बिट होगी 1, ठीक है, वो उसको असाइन नहीं किया जाएगा। अब 0 1 ऑपरेशन फास्ट है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो FET टेबल के ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। वो हर हम्म। डेटा फाइल, फॉर एग्जांपल 1000 डेटा फाइल्स हैं तो 1000 डेटा फाइल्स के हेडर्स हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो है वो बेचारे एक टेबल पे नहीं जा रही, हर डेटा फाइल के पास अपने पास बिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस फास्ट हो गई, ठीक है। ये एक नया फीचर इन्होंने दिया लोकली मैनेज टेबल स्पेस का। हम्म। हर एक्सटेंट का एक बिट होता है, ठीक है। अगर वो एलोकेटेड है तो 1 होगा, अगर वो फ्री है तो वो 0 होगा, ठीक है जी। ठीक है। और इसको बोल बिट मैप भी बोलते हैं, बिट मैपिंग इसको बोलते हैं। मतलब कि बिट मैप ही कर दिया ना यार, ये एक्सटेंट जो है वो 1 है, ये एक्सटेंट 0 है, ये ठीक है। फ्री है, ये
एलोकेटेड है, ठीक है। अजीम भाई एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दिएगा। जी जी। जी अजीम भाई। अच्छा जी। हर डेटा फाइल के एक्सटेंट की इंफॉर्मेशन अब कहाँ स्टोर करनी शुरू कर दी, लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस में, उनके डेटा फाइल्स के हेडर के अंदर। हम्म। अब हम एक टेबल स्पेस क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है, डीबी के अंदर। टेबल स्पेस कौन क्रिएट कर सकता है? डीबीए। ठीक है। मतलब कि वो यूजर जिसको डीबीए का प्रिविलेज है, वो टेबल स्पेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है। हमारा सिस जो है वो डीबीए यूजर है, हम उससे करते हैं क्रिएट टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का नाम होगा फॉर एग्जांपल माई डाटा के नाम से रख लेते हैं, ठीक है। फिर डेटा फाइल का एक कीवर्ड आएगा, डेटा फाइल, जाहिर बात है टेबल स्पेस में मिनिमम वन डेटा फाइल मौजूद होती है, ठीक है। इसके जी। बगैर नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं। अब पाथ होगा, कहाँ पे क्रिएट करते हैं, जहाँ ये बाकी सारी पड़ी हैं वहीं कर देते हैं। आरमैन टारगेट स्लैश रिपोर्ट स्कीमा, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है जी। अब डेटा फाइल का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। वैसे बेस्ट अप्रोच तो यही होती है कि जो टेबल स्पेस का नाम होता है, ठीक है, उससे मिलता जुलता उसके अंदर डेटा फाइल का नाम रखा जाए, ठीक है। अब हम कर देते हैं माई डेटा अंडरस्कोर 01 कर दो, ठीक है। और डेटा फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट डीबीएल। dbf। और फिर इसको हम बताते हैं कि डेटा फाइल का साइज बताते हैं, ठीक है। डेटा फाइल हम मैक्सिमम 32 GB तक ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा फाइल का साइज जो है वो 32 GB से बड़ा नहीं हो सकता, और मिनिमम आप 1 MB की बेशक क्रिएट कर लो, 10 MB की कर लो, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी वो? 32 GB। 32 GB से बड़ी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू आपको कहता है कि यार मैंने जो है वो डेटा फाइल ऐड करवानी है 50 GB की, तो क्या मैं करवा सकता हूँ? आपने कहना है नहीं, 32 GB तक हम करवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हम करवा सकते। ठीक है। 10M कर देते हैं जी, टेबल स्पेस क्रिएट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कि कौन कितनी टेबल स्पेसिस हैं हमारे पास। इस तरह यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट था, इस तरह हमारे पास एक और डाटा डिक्शनरी का व्यू है जिसको बोलते हैं डीबीए अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस। डीबीए अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस यूजर अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस भी हो सकता है, लेकिन वो यूजर स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। ओके। जिस यूजर की वो टेबल स्पेस जिस यूजर के पास ग्रांट्स हैं, परमिशन है, वो फिर उसको देख सकता है, ठीक है। या फिर हम्म। हो सकता है ऑल अंडरस्कोर टेबल स्पेस सारी मुझे दिखा दो, ठीक है। अब हम सिस से हैं तो सिस तो वैसे डीबीए यूजर है, उससे हम देख सकते हैं। डिस्क्राइब करते हैं डीबीए अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस, ठीक है जी। हम्म। अच्छा जी, सिलेक्ट हम करते हैं टेबल स्पेस का नाम, हम्म। ब्लॉक का साइज, ब्लॉक का साइज बता दे, और हम कह देते हैं कि एक्सटेंट मैनेजमेंट का एक होगा। हम देखना चाहते हैं कि एलएमटी क्रिएट हुई है या डीएमटी क्रिएट हुई है, यानी कि डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस क्रिएट हुई है या लोकली मैनेज टेबल स्पेस क्रिएट हुई है। ओके। एक्सटेंट मैनेजमेंट फ्रॉम जीसीए
इसको टेबल स्पेसेस, ठीक है। ये देखें, वाई डेटा के नाम से एक और टेबल स्पेस क्रिएट होगी, उसके अंदर एक डेटा फाइल मौजूद है, ठीक है। ब्लॉक का साइज क्या है बाय डिफॉल्ट 8192। ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये ड्यूरिंग डीबी क्रिएशन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर दोबारा इसको अगर हमने बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर हमें डीबी ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी और दोबारा से आरमैन का रीस्टोर लगा के डीबी के अंदर डाटा थ्रो करना पड़ेगा। अच्छा, अब बड़े साइज ऑफ ब्लॉक का और छोटे साइज ऑफ ब्लॉक का क्या फायदा है, क्या फायदा क्या नुकसान है, ठीक है। अब एक ब्लॉक साइज है छोटा 8K, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 डाटा ब्लॉक्स के अंदर डाटा मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली डाटा मेमोरी के अंदर आएगा, ठीक है, यानी कि बफर कैशे के अंदर आएगा। हार्ड डिस्क से ब्लॉक कहाँ जाएगा, बफर कैशे के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो अगर छोटा है तो उसका क्या होगा कि आयो कितने हो गए, 4 हो गए। वो जाएगा ब्लॉक उठाएगा, मेमोरी के अंदर लोड करेगा, जाएगा ब्लॉक उठाएगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा हो गई। अगर ब्लॉक साइज बड़ा है तो फिर उसमें क्या होगा, एक ब्लॉक में ही जाहिर बात है ज्यादा रोज आए मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि मेमोरी में जगह भी फिर उतनी चाहिए, ठीक है ना। छोटे ब्लॉक का साइज छोटा है, मेमोरी थोड़ी में काम चल जाएगा। बड़े ब्लॉक का साइज ज्यादा है, अब जितने ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे उतनी मेमोरी भी हमें चाहिए बफर कैशे के अंदर, ठीक है। तो ये फायदा नुकसान होता है छोटे ब्लॉक का और बड़े ब्लॉक का, ठीक है। ठीक है जी। अगर हमारी सिस्टम टेबल स्पेस, ये सिस्टम टेबल स्पेस की बात कर रहा हूँ, अगर हमारी सिस्टम टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड हो तो कोई भी डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस हम क्रिएट नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है। अगर हमारी सिस्टम टेबल स्पेस डिक्शनरी मैनेज क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, तो लोकली मैनेज भी क्रिएट हो सकती हैं और डीएमटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन हम डीएमटीज क्रिएट नहीं करते, ये भी हम किसी पी फाइल में पैरामीटर नहीं इसका डालते, ठीक है। ये भी हम ड्यूरिंग टेबल क्रिएशन, जिस तरह टेबल स्पेस क्रिएट की थी ना उधर हमने, ठीक है, जी जी। यहीं पे एक आ जाएगा कि जी एक्सटेंट मैनेजमेंट होगी डिक्शनरी मैनेज्ड, ठीक है। तो वो ओके। डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस क्रिएट करेगा। डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस क्या होती है कि डाटा डिक्शनरी के अंदर एक टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। उस टेबल के पास क्या डाटा फाइल्स के जितने एक्सटेंड है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा एलोकेटेड है कौन सा फ्री है, इसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अगर मल्टीपल यूजर्स को एक ही टेबल स्पेस असाइन है तो क्या होता है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट उस टेबल पे जाती हैं, लैंड करती हैं, जाहिर बात है उन्होंने स्पेस चाहिए, वो उसको पिंग करेंगे कि भाई मुझे स्पेस कौन कौन सा एक्सटेंड दोगे, ठीक है। उस पर लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है जी। ये आज हमने स्टोरेज आर्किटेक्चर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि डेटाबेस की हमने बात की थी कि ड्रॉप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डेटाबेस को लिसनर जो है वो दूसरा लिसनर बनाते हैं, ठीक है। फिर लिसनर को ड्रॉप करते हैं, फिर उसको डेटाबेस के साथ रजिस्टर करते हैं, ठीक है, कि वो डेटाबेस से बात कर रहा है कि नहीं, ये वाली प्रैक्टिस आज करते हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले एक्सपोर्ट है, मेरे ये जानने आपने वाले हमें। ने, अजीम भाई, उसने जी जी। तो घर पे बैठ के पढ़ा। उसको उसने ठीक। प्रैक्टिकली तो ये सारे काम नहीं किए। उसको फेवर मिल गई कि उसको इंटरव्यू लेने वाली बंदी मुसलमान हैदराबादी निकली। उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, जॉब हो जाएगी तुम्हारी जब इंटरव्यू के टाइम पे। उसने उसको थोड़ी फेवर दिलवा दी हायरिंग मैनेजर से और उसको हायर कर लिया। मैं नहीं समझता कि उस जो मेरे जानने वाले बंदे को जब जॉब मिली थी तो उसको ये सब आता था। उसने तो हार्डली महीना घर पे जैसे तैसे करके कुछ चीजें वीजें देखी और उसने इंटरव्यू दे दिया और दोपहर में उसकी जॉब लग गई। ये जितनी भी आप चीजें बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ के ये सारे काम है। एक्चुअल के जितने काम ही तो वो है, मतलब कि अगर आपको ये आते हैं तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है कि बिल्कुल आपने मजीद क्या करना है। बिल्कुल। ये वो ऑपरेशन है जो नॉर्मली हमें डीबीए को जाके करने पड़ते हैं, डेली ओके। लाइफ के ऑपरेशन ये डीबीए को करने पड़ते हैं, हम्म। ठीक है।
और आज मैं आपको थोड़ा सा AWR ASH और ADDM के बारे में भी बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं, उससे क्या चीज़ें निकलती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारी डेटाबेस चल रही है। ठीक है। अब हम डेटाबेस को ड्रॉप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। हम DBCA के थ्रू हमने क्रिएट किया था, DBCA के थ्रू ही हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। हम पहले तो हम्म। अपनी डेटाबेस को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। हम्म। वो किस तरह करेंगे जी? $ओरेकल_बेस नवीद भाई, जो हमारी अलर्ट लॉग फाइल है ना, उसका पाथ आपको रटा हुआ होना चाहिए। वो ओरेकल बेस के अंदर डायरेक्टरीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। हम्म। ओरेकल बेस के अंदर CD डायाग RDBMS DB का नाम होता है फिर। ठीक है। हम्म। ट्रेस के अंदर ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी डेटाबेस के अंदर चल क्या रहा है। हम्म। देखें, ये टेबल्स भी सिर्फ क्रिएट हो रही हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर लॉग हो रही है। ठीक है। हम्म। डेटाबेस की सारी स्टेट्स ये बताता है, जो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। हम्म। ये देखें, अब डाउन की इसके लॉग्स भी आ जाएंगे। अगर फर्ज करें किसी और वजह से क्रैश कर गई ये डेटाबेस, तो वो भी इसमें एरर हमारे पास आ जाता है। तो DBA जो है वो इसको पढ़ के जो है वो सबसे पहले वो इसको पढ़ता है कि मसला क्या बना है, फिर वो उसकी फाइंडिंग ढूंढता है, फिर वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ओके। ठीक है जी। DBCA की यूटिलिटी को हम इन्वोक कर लेते हैं। लेकिन जो एक नया बंदा जो जॉब लेने जाता है उसने तो जॉब की भी नहीं होती है अजीम भाई। आपने तो ये जॉब की भी है, लेकिन नए बंदे ने तो जिसके पास थियोरिटिकल नॉलेज है उसने तो ये जॉब नहीं की, तो उसको तो ये सारे स्टेप नहीं याद है, उसको तो ये सब चीजें नहीं पता है। वो तो जॉब पे वो सीखेगा। खपता है फिर, बिल्कुल वो खपता है पहले फिर। एक ट्रेंड तो फिर बंदा, उसको जॉब मिल कैसे जाती है जब उसको ये सब करना ही नहीं आता है। वो फिर यही है, फिर वो जाहिर बात है, एक बंदे को काम आता है, वो सर उठा के काम करता है। कोई उसको बात कहता है कि यार ये करना है, उसे कहता है हाँ मैं कर दूंगा। एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, वो दबाते हैं पहले तो DBA को। हायर होगा तो बात होगी ना, तो हायर ही नहीं हाँ जी करेंगे फिर। ठीक है। तो ये नॉलेज तो होना चाहिए। वो उसकी लक है कि वो मुसलमान मिल गई, उसने फेवर कर दी कि यार मुसलमान भाई है, इसको जॉब पे रख लें, आगे सीख सूख जाएगा। ठीक है। हम्म। तो वो अब जाके सीख सूख जाएगा। जब जाहिर बात है, जब बंदे के सर पे पड़ेगी, वो फिर उसको कोई कहेगा डेटाबेस क्रिएट करनी है, वो सर मारेगा, गूगल पे जाएगा, यार डेटाबेस क्रिएट करनी। आधी चीजें उसको मिलेंगी, आधी नहीं मिलेंगी, कुछ सही होगी क्रिएट, फिर बाद में क्रिएट तो कर लेगा, फिर उसके बाद उसको पता नहीं चलेगा ऑपरेट किस तरह करना है, फिर वो गूगल करेगा यार ऑपरेट किस तरह करूं, तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम्म। नेक्स्ट, अब देखें डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट थी। पहले जब हम क्रिएट करने जा रहे थे फर्स्ट टाइम, ये दो बॉक्सेस जो थे वो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे आ गया, DBCA की यूटिलिटी को इन्वोक किया हमने, डेटाबेस डिलीट है, डेटाबेस नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे खुद ही डेटाबेस का नाम उठा लाएगा। ठीक है। ये कहाँ से उठा के लाएगा, ये इन्वायरमेंटल फाइल यानी कि बैश_अंडरस्कोर प्रोफाइल के अंदर से उठा के लाया। ठीक है। ओके। The database configuration assistant will delete the Oracle instance and data files of your database. Database का इंस्टेंस यानी कि जो मेमोरी में लोड होता है जब स्टार्टअप होती है, उसको भी डिलीट कर देगा, डाटा फाइल्स को भी डिलीट कर देगा, एंड ऑल इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस विल बी डिस्ट्रॉयड। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस। डेटाबेस को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। हम्म। और अब हम लिसनर को ड्रॉप करना भी सीखेंगे, और उसके बाद हम AWR का मैं आज थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चलनी शुरू हो जाएं, आपकी थोड़ी थोड़ी इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी जो है वो शुरू हो जाए। अच्छा जी। ओके। AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, और ASH रिपोर्ट और ADDM रिपोर्ट, डेटाबेस को एप्लीकेशन वाला कहता है यार मुझे स्लोनेस महसूस हो रही है डेटाबेस के अंदर, मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है। तो मैं हम्म। जो हूँ क्या करूँ? ठीक है। नॉर्मली ये देखें, फैजान साहब किधर गए हैं जी?
अच्छा जी, ये उन्होंने मेल की जी, वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग स्लो रिस्पॉन्स फ्रॉम ये वाली डेटाबेस, ठीक है, ये डेटाबेस सर्वर का आईपी है, ठीक है, मैंने कोई इंसर्शन चलाई हुई है तो मुझे जो है ना वो स्लो परफॉर्मेंस मिल रही है, तो मैं क्या करूं? आप चेक करो इसको, काइंडली लुक, अपनी डेटाबेस मशीन को देखो, ठीक है। हम्म। मैंने क्या किया, मैंने जो है ना उससे पूछा कि मुझे प्रॉब्लमेटिक टाइम बताओ। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कहा यार तुम्हें 4 से 5 बजे के दरमियान में प्रॉब्लम आया है, ठीक है, कब से तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है? तो उसने हम्म। कहा यार कि आज के दिन, आज पूरा दिन ही ये मुझे प्रॉब्लम आता रहा है, तो आप देख सकते हो डेटाबेस का। मैंने क्या किया, मैंने लॉगिन किया, हम्म। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये हमारे नवीद भाई लाइव जो है ना ओरेकल के इन्वायरमेंट्स हैं। हम्म। ये रेड 2 की डेटाबेस थी इसकी, हम्म। ठीक है जी। AWR ASH ADDM रिपोर्ट्स कहाँ पे पड़ी होती हैं? ओरेकल होम के अंदर RDBMS का फोल्डर, उसके अंदर एडमिन का फोल्डर, ठीक है। CD ओके। $ ओरेकल अंडरस्कोर होम। आज मैं सिर्फ हम्म। आपको ये तीनों रिपोर्ट्स निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। ओरेकल होम, हम्म। ठीक है, पहले यहाँ पे चले गए, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ठीक है। हमारा ओरेकल होम है, ठीक है। RDBMS एडमिन के फोल्डर में, ठीक है। LS-LTRH अगर करें तो यहाँ पे देखें बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। AWR ASH ADDM रिपोर्ट की जो एक्सटेंशन होती है ना, जो ओरेकल, ये ओरेकल के बने बनाए स्क्रिप्ट इस पाथ के ऊपर उसने रखे होते हैं, ठीक है। AWR रिपोर्ट डॉट डॉट एसक्यूएल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ये देखें पड़ी हुई है इधर, ये हम्म। फाइल, ठीक है। अब इस पाथ पे आके हम क्या करते हैं, इस पाथ पे आके हम करते हैं एसक्यूएल प्लस स्लैश एस डीबी, ठीक है। अच्छा हम्म। जी, अब हम सबसे पहले AWR निकालेंगे। अभी क्या टाइम हुआ है? 9 बज रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। हम्म। यानी कि 8:52 हुए हैं, ठीक है जी। अब हम हम्म। अज्यूम कर लेते हैं कि यार 6 से 7, यानी कि 18 से 19, 6 18 बनता है ना, 18 से 19 का जो टाइम था, वो वाला घंटा जो था उसमें डेटाबेस की परफॉर्मेंस स्लो थी, ठीक है। अब डीबीए क्या ओके। करता है? डीबीए AWR रिपोर्ट, ADDM रिपोर्ट, ASH रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे AWR रिपोर्ट, ठीक है। एट द रेट करेंगे हम, उस पाथ के ऊपर मौजूद है, ठीक है। हम्म। इस पाथ के ऊपर मौजूद होना लाजमी है क्योंकि स्क्रिप्ट्स इस पाथ के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। इस पाथ के ऊपर ठीक। जाते हैं हम सीडी करके, ठीक है, एसक्यूएल प्लस स्लैश एसएसडी भी करते हैं। देन हम करते हैं हम्म। एट द रेट, ठीक है, AWR रिपोर्ट डॉट एसक्यूएल, ये फाइल का नाम होता है, हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हम्म। वो कहता है कि रिपोर्ट की टाइप बताओ मुझे, तुम्हें HTML में चाहिए, टेक्स्ट फाइल में चाहिए, किस में चाहिए? तो HTML फाइल इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे, HTML, ठीक है। अब वो बताता हम्म। है कि कितने दिनों की तुम्हें AWR रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। हम्म। हमें चाहिए एक दिन, यानी कि आज ही, ठीक है। अगर 2 दिन की चाहिए तो हम मतलब कल की चाहिए तो हम उसको 2 बोल देंगे कि कल के भी सारे घंटे वो दिखा देगा, ठीक है। हम्म। हम करते हैं 1। अच्छा जी, अब ये देखें कि आपको नजर आ रहा होगा स्नैप आईडी, ठीक है, ये यूनिक हम्म। है, ये इंक्रीमेंट करता रहता है, ये बढ़ता रहता है। अब ये बढ़ता किस तरह रहता है? अब ये देखें, फॉर एग्जांपल 1 से 1 बजे स्नैप आईडी था ये, ठीक है। हम्म। फिर 2 बज गए, 2 बजे। ठीक है, फिर स्नैप आईडी क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। फिर 3 बजे। अब फॉर एग्जांपल हमें को कहता है कि 2 से 3 बजे की मुझे AWR रिपोर्ट जो है वो चेक करनी है, 2 से 3 बजे का प्रॉब्लमेटिक टाइम है। हमने जो डिसाइड किया था, हमने हम्म। कहा जी फॉर एग्जांपल हमारा 6 बजे से लेके 7 बजे तक का प्रॉब्लमेटिक टाइम है, ठीक है। तो हम पहला, हम्म। ये वो कह रहा है एंटर वैल्यू फॉर बिगिन स्नैप, ठीक है।
अब बिगिन स्नैप हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 6 बजे, तो ये हमारा स्नैप ठीक है। आईडी होगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, यानी कि मुझे 6 बजे से लेके, अब वो कह रहे हैं एंड स्नैप बताओ। ठीक है, नॉर्मली हम्म, हम ये 1 आवर इंटरवल की निकाल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब 7 बजे का टाइम स्नैप आईडी क्या है? ठीक है। 49। ठीक है, ये दे दिया। हम्म, ठीक है, अब रिपोर्ट का नेम XYZ कुछ भी होता है, हम कहते हैं जी हमारा AWR रिपोर्ट है, बैड है ये, हम्म, और ये 6 से 7 PM तक की है, .html। हम एंटर कर देंगे, अब ये रिपोर्ट फेच कर रहा है डेटाबेस के अंदर। सेम इसी तरह हमने एक नया टैब खोला। ठीक है, ये इसने रिपोर्ट फेच कर ली है। ठीक है, हम्म, ये रिपोर्ट फेच कर ली है इसने। ठीक है। हम क्या करेंगे, अब ये एक्सेल का मजा देखें। यहीं से मैं सर्वर के ऊपर न्यू फाइल ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर ही मेरी आ जाएगी, ये 6 से 7 की अभी हमने निकाली है। ठीक है, इसको मैं ड्रैग हम्म, करूंगा, यानी कि सर्वर से अपने लैपटॉप में कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी हो हम्म, गई है। ठीक है, अब ये सारी सारी निकाल लेते हैं। ये इस तरह हम AWR रिपोर्ट हमने निकाल ली। अब हम ADDM रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम्म, हम किस पाथ पे मौजूद हैं? ओरेकल होम RDBMS एडमिन में। यहाँ पे हम क्या ओके। करेंगे, यहाँ पे दोबारा अगेन हम करेंगे SQL प्लस स्लैश एलसिस DBA। ठीक है, @ ASH रिपोर्ट .SQL। अब हम ASH रिपोर्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, एंटर किया। ठीक है, रिपोर्ट टाइप कह रहे हैं तुम्हें टेक्स्ट में चाहिए या HTML में चाहिए? हमें जी HTML में चाहिए, HTML लिख हम्म, दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मुझे बताना है कि मैंने तुम्हें कितनी देर की रिपोर्ट निकाल के देनी है, तो तुमने हम्म, कौन सा फॉर्मेट में मुझे बताना है? इस फॉर्मेट में मुझे बताना है, यानी कि पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा। ठीक है, यानी कि हम्म, पहले मंथ बताओ, फिर डे बताओ, फिर ईयर बताओ। अच्छा जी, हम्म, हम बताते हैं जी 7वां महीना है। ठीक है, आज हम्म, 29 तारीख है। ठीक है, और 2020 चल रहा है। ठीक है, और मुझे रिपोर्ट चाहिए छः हम्म, से 7 बजे की। अब 6 बजे क्या बनता है? 18। ठीक है, हम्म, 00 सेकेंड्स थे, 00 मिनट थे, और 00 सेकेंड थे। मैं एंटर करूंगा। अब ASH थोड़ी सी, हम्म, जिस तरह वो बिगिन स्नैप आईडी और एंड स्नैप आईडी AWR में देते हैं ना, इस तरह वो हमें से स्टार्टिंग पॉइंट दिया कि 7वें महीने की 29 तारीख को 2020 चल रहा था, उसमें मुझे 18 यानी कि 6 बजे से लेके, तो अब उसको हमने ड्यूरेशन बताना है, 1 घंटे की निकालनी है। ठीक है, तो हम उसको बताएंगे कि हम्म, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो हम उसको कहेंगे 60। ठीक। अब ठीक रिपोर्ट है। का नाम ASH बैड है ये। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं 6 से 7 ये ये हमारा नाम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, एस एच बैड 6-7 PM। अब कोई भी दे सकते हैं, कोई, हाँ जी, कोई ओके। भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब 18 से 19, 6 से 7 बजे की ये निकाल रहा है। ठीक है, ये निकाल लेगा, ठीक आप है। साथ में ADD निकाल लेंगे। पहले हम जाएंगे $3 साइन आवाज हिल गई आपकी अजीम भाई। के ऊपर। सॉरी, अब आ रही है? जी। ओरेकल होम के अंदर, ओरेकल होम के अंदर गए, देन हम जाएंगे RDBMS एडमिन के ऊपर। हम्म, देन ये वाला पाथ है। ठीक है, SQL प्लस स्लैश SSTPA हम्म, @ADDM रिपोर्ट .SQL। हम्म, अब ये भी कह रहे हैं मुझे एंड स्टार्टिंग पॉइंट बताओ और एंड पॉइंट बताओ। हमने 6 से 7 की निकालनी, यानी कि 18। 18 ही बनता है ना वील हम्म, में? 18 से लेके मुझे, यानी कि 6 से लेके मुझे 7 बजे की बताओ।
ठीक है, रिपोर्ट का नाम। अब एडीडीएम रिपोर्ट हमेशा आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में निकालनी है, वो एचटीएमएल में नहीं निकल सकती। ठीक है। ओके। एडीडीएम बैड है ये, और 6 से 7 पीएम की है, डॉट हम्म। टीएक्सटी। एडीडीएम और एएसएच की हमने एक्सटेंशन क्या रखी थी, एचटीएमएल, इसकी हम रखेंगे डॉट टीएक्सटी। फाइल नेम कुछ भी हो ठीक है। सकता है। ये भी हम्म। निकल आई, और एएसएच भी निकल आई है। अब हम उसी बात के ऊपर इन दो रिपोर्ट्स को भी अपने डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम इनको रीड करें और पढ़ें। एडीडीएम हम्म। और एएसएच, ये दो फाइलें थी। ड्रैग कर दी मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर। एग्जिट करो। डेस्कटॉप के ऊपर ये 3 रिपोर्टें हैं जी। हम्म। अब आप AWR से देख रहे होते हो कि यार इस टाइम पीरियड के अंदर मेरी डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। अब आपको मैं सिर्फ अभी एक जो है वो ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके अंदर अब AWR में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है। ठीक है। जो है वो लैदा से कोर्स होता है नवीद भाई, लेकिन मैंने जो है हम्म। इलैप्स टाइम क्या है जी। इलैप्स टाइम और डीबी टाइम में फर्क आपने सबसे पहले समझना है कि क्या है। ठीक है। इलैप्स टाइम हम्म। होता है कि कितनी देर की जो है वो रिपोर्ट है। 60 मिनट की थी, ठीक है। 1 घंटे की हमने निकाली थी। ठीक है। 1 घंटे हम्म। में डीबी को वेट कितना पड़, डीबी टाइम कितना है, 3050 मिनट। ठीक है। यानी कि एक हम्म। घंटे के अंदर इतने ज्यादा वेट्स आए, डीबी के डिफरेंट बैकग्राउंड प्रोसेसेस थे, उनको इतना ज्यादा वेट आया। ये एक बुरी मतलब बैड एडब्ल्यूआर रिपोर्ट इसको हम बोल सकते हैं, कि डीबी टाइम elapsed टाइम से बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये ओके। इस तरह नहीं है कि 3050 मिनट जो है वो डीबी वेट करती रही है घंटे में। ये कैसे हो सकता है, 1 घंटे में डीबी ने जो है वो 2 घंटे वेट कर लिया। ये ऐसा नहीं है, मतलब कि हम्म। डिफरेंट बैकग्राउंड प्रोसेसेस ने जो जो छोटे छोटे वेट किए उन सबको कैलकुलेट करके ये एक assumption देता है। ठीक है। डीबी टाइम। ओके। अच्छा जी। अब इसमें हम जो मैं चीजें देखता हूँ उसमें होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग आती है हमारे पास, टॉप बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ठीक है। हम्म। वेट इवेंट्स, बैकग्राउंड वेट इवेंट्स। ये देखें जी, बैकग्राउंड वेट इवेंट्स। ठीक है। अब हम्म। डीबी फाइल पैरेलल राइट का एक बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा था, उसने इतना ही देर वेट किया। ठीक है। लॉग फाइल पैरेलल हम्म। राइट का था, उसने इतनी देर वेट किया। अब इसका मतलब है कि डीबी डेटा फाइल के अंदर कोई चीजें राइट हो रही हैं जिसमें वेट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं हम्म। कि यार इसमें से जो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, वैसे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये देखें कि सबसे ज्यादा कौन कौन सी एसक्यूएल्स ने जो है वो टाइम लिया है। ठीक है। हम्म। ये इसमें दिखाता है हमारे पास। ठीक है। हम्म। कि यार ये टॉप एसक्यूएल्स हैं, ये हमें एसक्यूएल्स निकाल के दे देता है। ठीक है। एडब्ल्यूआर बहुत सारी चीजें हमें ये बताता है। ठीक है। हम्म। AWR रिपोर्ट। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूं ASH रिपोर्ट के अंदर। अब AWR में बहुत सारी चीजें हैं, पूरी डेटाबेस का उसने 1 घंटे में एनालिसिस करके दे दिया। ठीक है। ASH रिपोर्ट के ओके। अंदर होता है कि जो एसक्यूएल प्रॉब्लमेटिक थी, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो कौन सी थी, ASH हमें वो निकाल के देता ओके। एसक्यूएल की जितनी भी क्यूरीज थी, है। उससे ओपन रिलेटेड कर जितनी रहे भी। हैं, database deletion completed, do you want to perform another operation?
नो। ये लें जी हमारी डेटाबेस जो है वो। अच्छा जी, एएसएच रिपोर्ट ओपन होगी। अब एएसएच रिपोर्ट में ये देखें, सबसे ज्यादा सीपीयू जो है वो उसने वेट किया है, ठीक है। वो जो एक डायरेक्ट हम्म फाइल डीबी फाइल पहले रख था, यूजर आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है। ये आपको अभी आपने हम्म कंफ्यूज नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये एसक्यूएल एएसएच रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल स्पेसिफिक जो एसक्यूएल प्रॉब्लमेटिक थी ये उसने वो बता दी। उसने कहा जी एक इंसर्ट की ओके। स्टेटमेंट थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। क्रिएटेबल एक हो रहा था वो प्रॉब्लमेटिक था। सिलेक्ट की एक हम्म स्टेटमेंट थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, ठीक है। और एक पीएल एसक्यूएल कोई एक मतलब कोड लिखा हुआ है वो एक प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। हम्म ये इवेंट्स थे, ठीक है, बैकग्राउंड इवेंट्स जिन्होंने सबसे ज्यादा वेट किया, ठीक है। ये उसने हम्म एसक्यूएल से निकाल के आपको दे दी कि ये मेरा प्रॉब्लमेटिक चीजें थी ये मेरी, ठीक है। अब एडीडीएम रिपोर्ट, उससे भी मजेदार चीज। एडीडीएम रिपोर्ट आपको उस अब ये तो चीजें हमें खुद फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, करना पड़ता है। एडीडीएम रिपोर्ट आपको डायरेक्ट बता देता है कि भाई फाइंडिंग्स भी देता है और रिकमेंडेशंस भी देता है कि तुम डीबीए को हेल्प आउट कर देता है कि यार तुम ये वाली चीजें फाइंड आउट करो, ठीक है। इन पे वर्क करो, ठीक है, तुम्हारा काम बेहतर हो हम्म जाएगा, ठीक है। हम्म अच्छा जी, पहली रिकमेंडेशन वो क्या कहता है जी। उसने कहा यार एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर एक टूल है ओरेकल का, ठीक है। हम्म वो रन करो, ठीक है। एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर ये वाली एक एसक्यूएल आईडी है, ठीक है। हर एसक्यूएल की एक एसक्यूएल आईडी होती है। अब एसक्यूएल मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली एक एसक्यूएल थी, इंसर्ट की एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसकी एक हम्म यूनिक एसक्यूएल आईडी होती है, ठीक है। यही चीज हमें वो हम्म एडीडीएम बता रहा है। टॉप पे शुरू से टॉप की जो प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं वो बताता है कि यार ये वाली एसक्यूएल आईडी है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रही है। इस एसक्यूएल ने हम्म 99% जो है वो डीबी टाइम सीपीयू का खाया है, कि यानी कि सीपीयू चोक इसकी वजह से हुआ है, ठीक है। और मेरे पास आयोज भी बहुत ज्यादा हैं और क्लस्टर वेट्स भी हैं, ठीक है। हम्म ये वाला पार्ट ठीक कर सकते हो बाय रनिंग एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर ऑन दैट पर्टिकुलर एसक्यूएल आईडी, ठीक है। ओके। अब उसके मेथड मैंने आज ही चलाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें अब आपको चीजें जो कवर हुई हैं वो क्या पता चला कि हमें एडब्ल्यूआर कैसे निकाल सकते हैं, एडीडीएम कैसे निकाल सकते हैं, एएसएच कैसे निकाल सकते हैं। अभी ये कुछ चीजें जो है वो आपके ऊपर से गुजरेंगी, क्यों? क्योंकि अभी हमने कोर्स मुकम्मल नहीं किया, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा ना उसके जी जी। बाद हम इन चीजों को करेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंड रहेगी, आपको आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो वही बात हो रही थी। अच्छा जी, अब उसने कहा हम्म जी फॉर एग्जाम्पल ये वाली एसक्यूएल आईडी थी, ठीक है। ये जी इसी तरह बने बनाए पैकेज आपको मिल जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारी मैं आपको जी जी। चेपियां जितनी भी है ना सारी शेयर कर दूंगा, ठीक है। हम्म जैसे जैसे काम गुजर, अच्छा ये वाली एसक्यूएल आईडी थी, ठीक है। मैंने उसे कहा कि एक ट्यूनिंग टास्क बना इस एसक्यूएल आईडी के हम्म अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिकली बना लेते हैं जो हमारी 6 से 7 बजे की एक प्रॉब्लमेटिक है। ये वाली एसक्यूएल आईडी हम पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। हम्म कॉपी कर लेते हैं, इसको डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। रिप्लेस कर दिया। हम्म, ठीक है। जो हमने चला देना है, इसने क्या करना है, एक ट्यूनिंग टास्क क्रिएट करना है, ठीक है। उस ट्यूनिंग टास्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे, देन वो डीबी के अंदर से खुद ही चीजें निकाल के लाएगा डीबीए के लिए कि भाई ये पकड़, ये चला, तेरी ठीक है। डेटाबेस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। ये सर शॉर्टकट समझ लेंगे, मतलब कि बंदा सही एक्सपीरियंस है। के साथ साथ फिर जो है वो ये चीजें सीखता है। अच्छा जी, ये अब हम पैकेज चलाएंगे ऊपर। ये वाली डेटाबेस थी जी, रेड की। जी। अच्छा जी, एग्जिट करते हैं। मैंने एक अलहदा से यूजर बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं जो है वो ट्यूनिंग परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सिस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, सिस जो है वो सिस डीबीए यूजर है, उससे कुछ भी गलत हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी हम्म मसले मसले बनने हैं वो मेरा एक अलहदा से मैंने ट्यूनिंग के लिए एक अलहदा से यूजर बनाया हुआ है, मैं उससे काम करता हूँ।
एसक्यूएल प्लस करूंगा मैं, सिस डीबीए। ठीक है, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ डीबीए अंडरस्कोर ट्यून, मेरा यूजर है। ठीक है, और उसका पासवर्ड है, देन शो यूजर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वो पहले हम ट्यूनिंग टास्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वो पैकेज था, मैंने सारा उठाया यहाँ पे चला दिया। उसने टास्क नेम नहीं दिया है कि ये वाला टास्क है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये तुम्हें फाइंडिंग्स बताएगा, टास्क आईडी वो खुद ही देता है। ठीक है जी, इसको हम उठाएंगे, इस पैकेज के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये बने बनाए ऑलरेडी और ओरेकल के अंदर मौजूद। ठीक है, बस बंदे को स्टेप्स पता होना कि यार तो कोई आपको कोई एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर चलाना है, तो ये 3 स्टेप्स बंदा करता है और एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर चला लेता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे इस टास्क को। पहला क्या था, क्रिएट ट्यूनिंग टास्क। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, एग्जीक्यूट ट्यूनिंग टास्क। ठीक है, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया जी, फौरन ही हो गया। अच्छा जी, अब हमारी एसक्यूएल आईडी ये थी। ठीक है, इसको इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, टास्क नेम क्या था जी, टास्क नेम ये था, एग्जीक्यूट भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि जी उसने हमें क्या बताया है कि क्या करो तुम। इसको इससे रिप्लेस करेंगे, ये सारा मैं उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और अच्छा जी, अब वो जो एसक्यूएल थी, एडीडीएम रिपोर्ट बता रहा था कि ये वाली एसक्यूएल है। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या कर रही है, वो डीबी में ये एरर थ्रो कर रही है कि यार तुम्हारी कमांड ही ठीक नहीं है, कमेंट नॉट टर्मिनेटेड प्रॉपरली। कि तुमने ये जो ये किसने लिखी हुई है, जाहिर बात है किसी डेवलपर ने लिखी हुई है। ठीक है, उसने फजूल ठीक ये है। स्टेटमेंट लिखी है कि यार प्रॉपर लिखी नहीं है, आधी उसने लिखी है और उसने प्रोग्राम में डाल दी, वो डीबी के अंदर चल रही है, पागलों की तरह चल रही है, बाकी प्रोसेसेस को भी वो बेड़ा गर्क कर रही है। ठीक है, तो ये उसने एरर बता दिया, हम ये सिंपली उठाएंगे। हम अब इससे कहेंगे कि भाई अपनी एसक्यूएल ठीक कर। ठीक है, और डीबी के ऊपर रहम कर। इस तरह की कोई बात आप प्रोफेशनल लीव्स को कर देंगे, ये चीज है। ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास एक एडीडीएम रिपोर्ट थी, मैं आपको दिखाता हूँ आज जो मैंने सुबह निकाली है, ये वाली। ठीक है, एडीडीएम रिपोर्ट मैंने निकाली, उसमें उसने मुझे कुछ क्यूरीज के ऊपर कहा जी एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर चलाओ। ठीक है, मैंने ट्यूनिंग ये वाली है जी, हमारी आवाज हिल गई अजीम भाई। ईबीए का काम आसान कर दिया जी एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर ने। वो क्या कहता है उसमें, उसने ये देखें, अब आ रही है आपको आवाज सर? जी जी। हेलो जी अजीम भाई आ रही है। नवीद भाई, आवाज आ रही है? जी जी अजीम भाई आ रही है आवाज। थोड़ा हेलो स्लो चल रहा है लेकिन आ रही है। नवीद भाई, आवाज आ रही है? जी जी अजीम भाई आ रही है बिल्कुल। अच्छा जी, मैंने एक एसक्यूएल आईडी थी मेरी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर चलाया, उसने पहली रिकमेंडेशन मुझे दी। ठीक है, उसने क्या कहा यार कि इस टेप ये वाला यूजर है। ठीक है, जिस तरह एचआर हम्म का यूजर है ना, इस तरह ये एक यूजर है। ठीक है, उसके अंदर ये हम्म वाला टेबल नेम है। ठीक है, उसके तुम हम्म स्टैट्स गैदर कर लो। ठीक है, हम्म स्टैट्स गैदर करने का मतलब ये होता है कि स्टैट्स गैदरिंग में क्या हो रहा होता है कि मेरे पास इस टेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। अब रोज आपको पता है एक टेबल के अंदर ऐड भी हो रही होती हैं, डिलीट भी हो रही होती हैं, तो स्टैट्स जो है हम पीरियोडिकली कुछ देर बाद हम गैदर कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट स्टैट्स आ जाए कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रोज जो है वो डिलीट हुई। वो उनकी रो आईडीज को वो माइनस करके दोबारा से श्रिंक स्पेस करता है। ठीक है, वो बताता है कि मेरे पास अब इतनी नंबर ऑफ रोज हैं, पहले 1000 थी, उसमें से 500 डिलीट हो गई हैं, अब दोबारा मेरे पास 500 है, स्टैट्स गैदर हम करने पड़ते हैं। उसने कहा यार तुम इस ये वाला प्रोसीजर चलाओ। उसने बनाई कमांड दे दी, उसने कहा तुम इस टेबल के स्टैट्स गैदर करो, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी।
और तुम क्या करो, दूसरी रिकमेंडेशन उसने क्या दी कि तुम इस यूजर से, इधर गया नवीद भाई, आवाज आ रही है ना? जी जी अजीम भाई आ रही है। नवीद भाई, जी जी ठीक है। अजीम भाई आ रही है उसने मुझे। मुझे कहा कि यार तुम इस टेबल के ऊपर जो है वो, इस टेबल के इन दो को इस कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारी हम्म। एसक्यूएल बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब यही चीजें मैंने ओके। यहाँ से सिंपली एज इट इज उठाई, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें उसको पेस्ट कर दी एप्लीकेशन वाले को कि भाई ये चीजें हैं, वेरीफाई कर ले। मुझे एप्लीकेशन लॉजिक का नहीं पता, मैं तुझे रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि ये काम करने से तेरी एसक्यूएल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ये वेरीफाई कर ले। हम्म। तो मुझे बता दे, मैं इसको रात में या जिस टाइम पे लोड होगा उस टाइम पे मैं चला दूंगा, ठीक है जी। ओके। दैट्स इट। ये काम हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्रिप्ट्स मैं रिकमेंडेशन आपके खुद साथ ही शेयर भी कर ऑरिकल ने आपको दूंगा कि किस जनरेट तरह करके निकालते दे हैं दी, एसक्यूएल को आपने निगेटिव। एज इट इज कॉपी पेस्ट किया और उसको आपने डेवलपर को दे दिया या यूजर को दे दिया कि भाई इसको ये चेक दोबारा से क्यूरी को चेक कर लो। दैट्स इट। यस। अच्छा जी। अब हमने DBCA चला के अपनी डेटाबेस जो है वो डिलीट कर दी हुई है, ठीक है। CD $ oracle_home बेस CD ओरा डेटा के अंदर हमारे पास, आइए देखें, अब उसने डायरेक्टरीज खुद ही डिलीट कर दी हैं। पहले यहाँ पे डाटा फाइल्स पड़ी हुई थी, अभी ये जगह खाली है, हम्म। देख सकते हैं आप। जी जी। अब DB क्रिएट हम किस तरह करेंगे, उसी तरह हम DBCA चलाएंगे, दोबारा से हम DB क्रिएट कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं लिसनर को किस तरह हम ड्रॉप कर सकते हैं। पहले लिसनर को हम बंद करेंगे, LSNRCTL स्टेटस चेक कर लेंगे, ठीक है, चल रहा है। हम्म। तो, स्टॉप करता है, स्टॉप कर दिया। हम्म। उसके बाद आपको मैंने कहा था नेट CA से हम लिसनर क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। नेट मैनेजर से हम लिसनर क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। नेट CA, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करना है मैंने। लिसनर के नाम से हम्म। कहता है तुम्हारे पास एक चाह रहा है, तुम डिलीट करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये लें जी, ठीक है। लिसनर हमारा डिलीट हो गया। ठीक है। ठीक है जी। जी। आई थिंक नवीद भाई आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया अजीम भाई आज के लिए। तो आपका अल्लाह बस भला ये करे। नवीद भाई इसको गो थ्रू करते जाएं, इंशाल्लाह जी जी जी। ये ठीक है, जल्दी बिल्कुल हम खत्म परफेक्ट है कर अजीम। लेंगे सारा कुछ। जी जी। परफेक्ट हो गया अजीम भाई। ठीक है। तो कल फिर इसी टाइम पे ही इंशाल्लाह 8 फिर बजे शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है नवीद भाई। जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आई अजीम थिंक भाई। इनफ है मेरे थैंक यू ख्याल में, वेरी अगर मच। और आपने पढ़ना है तो हम और भी हाँ पढ़ ये, लेते हैं नवीद भाई। नहीं नहीं, आई थिंक ये सही है, मतलब इतना होना कि ब्रेन उसको इजीली डाइजेस्ट कर ले उसको, फिर वो बहुत एक्सेप्ट कर ज्यादा ले, हो जाता है ना तो थोड़ा। बिल्कुल। हाँ, फिर वो चीजें बिल्कुल ऊपर से गुजरना शुरू हो जाती हैं। बट लेकिन आई थिंक हम बिल्कुल सही बिल्कुल पेस में जा रहे हैं। जी, वो एक दो दिन में थोड़ा जी। बिजी था, इसलिए उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन आई थिंक हमारी स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेस्ट है। तो होपफुली हम जल्दी इन सब चीजों को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। नवीद भाई बस जो है ना, साथ साथ हम नोट्स नोट्स बनाते जाएंगे ना। और अब हम जो है वो जी आपकी CV भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं अपना CV वाला फॉर्मेट ही उसमें जो है वो पाकिस्तान का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी डालता हूँ, ठीक है। तो वो